हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी बायो क्लास में एक बार फिर स्वागत है। तो हमारी जो बायो की क्लास है ये 12th स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मेरा चैप्टर है, जिसमें हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जिसमें हमें पढ़ेंगे कि हमें ये देखना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उस फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स क्या हैं, ये किस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो जिसकी मैं एक क्लास आपको पढ़ा चुका हूँ और उसकी आज मेरी सेकंड क्लास है। तो हमें इसमें देखना है कि हमारी जो क्लास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके दूसरे सेक्शन में हमें ये पढ़ना है। हम यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप्स को पढ़ते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स को पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होता है कि वो चीज़ हम क्लियरली आसानी से धीमे धीमे समझ सकते हैं। तो धीमे धीमे हम जितना समझेंगे उतना ही वो गहनता से हमारे माइंड का एक मैप बनता जाता है और हमें इजीली समझ में आने लगता है। तो इसमें हमें देखना है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसकी 3 स्टेज होती हैं। एक तो होता है आपकी प्री, ठीक, एक तो हुई आपकी प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक। उसके अलावा दूसरी होती है आपकी फर्टिलाइजेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या संरचना बनती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से वो चीज़ को मैच्योर होना होता है, वो प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। उसके बाद होता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से हो गया, अब उसके बाद क्या होना है, तो ये 3 कंडीशन से होती हैं। तो हमारी इस कंडीशन में हमें पहले देखना प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन वो स्टेज है जो कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले तैयार हो रही है। यानी कि फर्टिलाइजेशन ये वो स्टेज है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो रही है। यानी कि धीमे धीमे इसका डेवलप हो रहा है और धीमे धीमे डेवलप होते जैसे ये मैच्योर हो जाएगी उसी प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन करेगी। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अब फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या हो रहा है वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं कि अब उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो चीज़ है, जो स्टेज है, उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगी वो हमें देखना है। तो हमें यहाँ पर देखनी कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी हमें होने वाली घटनाएँ। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्योंकि जब पोलन ग्रेन्स हमारे बन के तैयार हो जाएंगे उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमें यहाँ पर इस आज की क्लास में हमें ये देखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी वो स्टेज हैं जो फर्टिलाइजेशन होने से पहले ज़रूरी होती हैं, जिसे फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज के सेक्शन में जितना भी होगा हमारी इस क्लास में उतना हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं आज की क्लास का। हम बात करते हैं स्टेमेंस की। स्टेमेंस अगर किसी फ्लावर्स के अंदर पाई जाने वाली एक जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं? स्टेमेंस। ये पाई जाने वाली कोई फ्लावर्स है, फ्लावर्स के अंदर पाई जाने वाली जो संरचना है इसे हम स्टेमेंस कहते हैं। इसे हम कहते हैं स्टेमेंस। अगर ये स्टेमेंस बहुत सारी हैं और एक ग्रुप में लगी हुई हैं तो हम इसे एंडोशियम कहेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक स्टेमेंस है, हमने इस स्टेमेंस को यहाँ पर देखा तो मैंने इसे यहाँ पर देखा तो मुझे इस प्रकार की यह संरचना दिखाई देती है।
स्टेमेंस है, स्टेमेंस को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, इसे बता देता हूँ मैं, स्मॉल। स्पोर का मतलब स्पोर प्रोड्यूस करेगा, फिल का मतलब लीव्स। तो ये इस प्रकार की लीव जो होती हैं जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करती हैं, स्पोर्स को क्या करती हैं? प्रोड्यूस। तो स्मॉल को करती हैं, तो माइक्रो का मतलब स्मॉल। स्मॉल कौन होता है? ये मेल्स। तो इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये क्या है? स्मॉल स्पोर लीव्स। इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। तो मेरे पास एक स्टेमेन है, उस स्टेमेन को मैंने बड़ा करके देखा तो मुझे इस प्रकार का स्टेमेंस दिखाई दिया। अब मैंने उस स्टेमेंस को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, तो हमने इस सेक्शन को ऐसे करके काटा। जैसे हमने इसे ऐसे काटा तो मुझे ये एक संरचना दिखाई दी, इस प्रकार की संरचना। तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो हम यह कह सकते हैं स्टेमेंस आर फाउंड इन फ्लावर। तो ये स्टेमेंस होते हैं एक फ्लावर्स में पाए जाते हैं, ठीक, विच आर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो ये स्टेमेंस क्या होते हैं? ये 2 पार्ट्स से मिलकर के बने होते हैं। तो स्टेमेंस क्या होते हैं? 2 पार्ट्स से मिलकर के बने होते हैं। एक तो पार्ट्स होता है इनका ये, एक पार्ट्स है इनका ये, और दूसरा पार्ट्स है ये नीचे वाला, दूसरा पार्ट्स है ये नीचे वाला। तो ऊपर वाले पार्ट्स को देखते हैं, ये पार्ट्स एक तो ये हुआ, एक तो ऊपर वाले को देखते हैं, अपर ब्रॉडर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है चौड़ा भाग है, एक घुंडी जैसी संरचना है जिसे कहते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स। ये घुंडी जैसी संरचना है, ये इस प्रकार की एक घुंडी जैसी। तो ये क्या है? एक नोब लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो इसी नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? एंथर। तो अपर ब्रॉडर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स है, इट इज कॉल्ड एंथर। हम इसे एंथर कहते हैं। अब उसी प्रकार से अब हम देखते हैं दूसरा, हम देखते हैं दूसरा। मेरे पास ये ग्रीन पार्ट है, ये है मेरे पास ग्रीन पार्ट, ये है मेरे पास ग्रीन पार्ट, ये है मेरे पास ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट क्या है? लॉन्ग नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये पहली बात, एक लंबा है और सकरा है, और स्टॉक एक लचीले प्रकार की क्या है? एक लचीले प्रकार की संरचना होती है। तो ये क्या है? लॉन्ग नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज फिलामेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज फिलामेंट। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। तो स्टेमेंस हैविंग 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट्स अपर पार्ट इज नोन एज एंथर एंड लोअर नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड फिलामेंट। तो मेरा फिर फिलामेंट है। अब मैं अगर इसे देखता हूं गौर से, अब स्टेमेंस का वो वाला पार्ट, अपर पार्ट, तो स्टेमेंस को अगर हम देखते हैं तो स्टेमेंस में क्या है? इस वाले पार्ट और ये वाले पार्ट। तो मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक हाथ। इस हाथ की अगर मैं बात करता हूँ तो इस हाथ का ये वाला पोर्शन है, इसे मैं कहता हूँ प्रॉक्सिमल एंड। मेरे पास में है उसे मैं कहूँगा प्रॉक्सिमल एंड। जो मेरे हाथ इसमें जुड़ा हुआ उसे मैं इस वाले पोर्शन को कहूँगा यहाँ पर प्रॉक्सिमल एंड। और ये मेरा हाथ थोड़ा दूर है तो इसे मैं क्या कहूँगा? डिस्टल एंड। ठीक इसी प्रकार के हम स्टेमेंस की बात करते हैं। तो स्टेमेंस का वो वाला हिस्सा जो किसी से जुड़ा हुआ होगा नीचे, या तो पेटल से जुड़ा होगा, ठीक, या तो पेटल से जुड़ा होगा, या किसी फ्लावर्स के कैलिक्स के साथ जुड़ा होगा, गाइनोसियम से जुड़ा होगा। तो ये वाला हिस्सा जो किसी के साथ जुड़ा होता है, ये है मेरा क्या? प्रॉक्सिमल एंड। इसे कहता हूँ प्रॉक्सिमल। ये पास वाला हिस्सा है, इसे मैं कहूँगा प्रॉक्सिमल, और ये है दूर वाला हिस्सा, इसे कहेंगे डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड किससे जुड़ा हुआ है? अटैच्ड टू एंथर। ये वाला पार्ट इस एंथर के साथ में, ये है एंथर, तो एंथर के साथ में क्या है? अटैच्ड है। ये है डिस्टल पार्ट जो कि इस एंथर से अटैच्ड है।
और ये वाला पार्ट है प्रॉक्सिमल एंड, जो कि अटैच्ड टू द थैलेमस या पिटल्स, या तो वो थैलेमस से जुड़ा होगा या पिटल्स के साथ में जुड़ा हुआ होगा। तो हम यहाँ पर ये बात समझ गए हैं कि जो मेरा पार्ट स्टेमेंस है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक है एंथर, एक है फिलामेंट। अगर मैं इसके एंड्स की बात करता हूँ तो जो दूर वाला होता है उसे हम कहते हैं डिस्टल एंड, और डिस्टल एंड जुड़ा हुआ किससे के साथ में, एंथर के साथ में। और नीचे वाला क्या है, प्रॉक्सिमल एंड, जो क्या थैलेमस या पिटल्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब मैं थोड़ा आगे देखता हूँ तो मुझे एंथर है, तो मैंने उस एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में, ऐसे ऐसे सेक्शन में मैंने उसे काटा। तो काटने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर मुझे दो कंपार्टमेंट या दो लोब दिख रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं तो देखिए, एक तो देखिए लोब इधर का है और एक देखिए इधर का है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कितने हैं, दो लोब या दो कंपार्टमेंट्स हैं। ये क्या है, दो लोब। तो इसमें दो लोब पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाई लोब्ड, बाई लोब्ड। अब ये वाला जो एक लोब है, इस वाले हिस्से को कहेंगे हम लोब। तो ये वाला एक लोब है, यानी कि वन लोब है टू थीका। इस एक लोब के पास में दो थीका होती हैं, टू थीका, सो कॉल्ड एज डाईथीकस स्ट्रक्चर्स। अगर एक लोब है, उस लोब के पास दो थीका है, तो हम इसे कह सकते हैं डाईथीकस स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है, ये क्या है मेरे, डाईथीकस स्ट्रक्चर्स। तो डाईथीकस स्ट्रक्चर में मुझे एक लोब है, उस एक लोब के अंदर मुझे दो थीका देखने के लिए मिलने, तो मैं इसे कह सकता हूँ डाईथीकस या बाईथीकस, दोनों का मतलब है। तो हम इसलिए जब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स है तो हम इसे बाईथीकस या डाईथीकस एंथर स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। तो हम इसे डाईथीकस या बाईथीकस स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं, इन विच हैव 4 इलोंगेटेड कैविटीज या पॉलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया। मुझे यहाँ पर 4 कैविटी दिखाई देने के लिए मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, 4 इलोंगेटेड, यानी कि 4 इलोंगेटेड कैविटीज। तो इससे मैं कैविटीज को क्या कहता हूँ, इसे हम पॉलन सैक भी कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलन सैक। इसे हम क्या सकते हैं, कैविटी पॉलन सैक, या हम इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, इसे माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये वाली जो 4 कैविटीज होती है, इसे हम पॉलन सैक भी कह सकते हैं, हम इसे माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो ये है 4, तो 4 को हम कहेंगे 1 2 3 4, तो 4 को हम कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिया। तो 4 को हम क्या कहेंगे, टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4। स्पोरेंजिएट, यानी कि स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिएट। तो 4 हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये वाली स्ट्रक्चर्स क्या है मेरी, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शन भी मुझे देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं फैमिली मालवेसी की, अगर हम बात करें फैमिली मालवेसी की, तो यहाँ पर मोस्टली मुझे हाफ स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलती है। हाफ स्ट्रक्चर मतलब ये है मेरा एंथर, ये है मेरा पास एंथर, ये है मेरे पास एंथर। तो एंथर को देखे जाए तो मेरे पास क्या है, केवल एक थीका है, केवल क्या है, एक थीका। तो इसलिए हम कैसे मोनोथीका स्ट्रक्चर अथवा बाई स्पोरेंजिएट, एक स्पोरेंजिया ये, एक स्पोरेंजिया ये। तो ये क्या है, स्पोरेंजिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मुझे ये अलग अलग स्पोरेंजिया देखने के लिए मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये क्या है, बाई स्पोरेंजिएट, बिकॉज 2 स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, एक स्पोरेंजिया ये। तो ये हमें फैमिली मालवेसी के अंदर इस प्रकार की संरचना देखने के लिए मिलती है। दूसरा हमें कोई ऐसा भी मिलता है कि उसमें एक ही थीका है। तो थीका तो मेरे पास एक ही है, लेकिन वहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्पोरेंजिया की, तो यहाँ पर मुझे 2 स्पोरेंजिया मिले। तो यहाँ पर क्या है, ओनली वन,
एक स्पोरेंजिया। जब एक स्पोरेंजिया होती है तो हम उसे कहते हैं मोनोस्पोरेंजिएट। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर दो स्पोरेंजिया हैं और यहाँ पर केवल एक ही स्पोरेंजिया है। तो एक ही स्पोरेंजिया है मोनोस्पोरेंजिएट, यहाँ पर दो स्पोरेंजिया हैं तो बाइस्पोरेंजिएट या डाइस्पोरेंजिएट, हम कुछ भी कह सकते हैं। बाइस्पोरेंजिएट कह सकते हैं, हम डाइस्पोरेंजिएट कह सकते हैं। यहाँ पर एक है तो मोनोस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन हैं जो इस प्रकार के चीज़ें मिलती हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं आगे कि ये है मेरे पास एक स्टेमेन और उस स्टेमेंस का ये है एंथर। इस एंथर को हमने काटा, ठीक, टीएस किया मैंने, तो टीएस में मुझे इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स मुझे देखने के लिए, तो मुझे इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स मिली देखने के लिए। अब मैं इस स्ट्रक्चर्स को और देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस स्ट्रक्चर्स में मुझे कुछ विशेष प्रकार की सेल्स मिलती हैं जिसे मैं कहता हूँ आर्की स्पोरियल सेल्स। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रही हैं? आर्की स्पोरियल सेल्स। तो मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि जो हमारा एंथर होता है उस एंथर की अगर हम कटिंग काटते जाएं उसे हम देखें तो मुझे उस एंथर के अंदर में एक विशेष प्रकार की स्पेशल सेल्स दिखती हैं जिसे हम कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल्स। तो ये आर्को स्पोरियल सेल्स देखिए मुझे ये दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे यहाँ पर आर्की स्पोरियल सेल्स दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। तो ये है मेरे पास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंथर हैव स्पेशल सेल्स। एंथर के पास विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल्स। सही है, आर्को स्पोरियल सेल्स में अब क्या होगा? अब हम इस आर्को पर सेल्स कहते हैं तो मैंने यहाँ से उस आर्की स्पोरियल सेल्स को ये लगा लिया। ये है मेरे पास क्या? आर्की स्पोरियल सेल्स। अब इस आर्की स्पोरियल सेल्स में होगा क्या? पहले क्या होगा? पहले होगा पेरिक्लिनल डिविजन्स। इसमें पहले क्या होगा? पेरिक्लिनल डिविजन्स। अब मेरे पास ये हो रहा है पेरिक्लिनल डिविजन्स। पेरिक्लिनल डिविजन्स हो रहा है, ये अलग हो गई, ठीक, ये अलग होगी पेरिक्लिनल। अब उसके बाद क्या होगा? एंटीक्लिनल डिविजन्स। एंटीक्लिनल डिविजन्स मतलब क्या है? ये होगा एक एंटी पोर्शन। ये क्या है? एंटी पोर्शन। और इसके लिए ये क्या है? एंटी पोर्शन। अब इस एंटी पोर्शन में ही क्या होगा? एंटीक्लिनल डिविजन्स। अब मुझे यहाँ पर एंटीक्लिनल डिविजन्स होगा तो अब मैं कह सकता हूँ तो ये मेरी क्या है? आउटर साइड की है। तो ये है मेरी आउटर साइड की, तो ये है आउटर साइड की। तो आउटर साइड की जो सेल्स होती हैं यहाँ पर इन्होंने पेरिक्लिनल डिविजन्स किया। अब ये एंटीक्लिनल, अब पेरिक्लिनल डिविजन्स के बाद क्या? एंटीक्लिनल डिविजन्स करेंगी। जब एंटीक्लिनल डिविजन्स करेंगी तो क्या होगा? ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स या लेयर बनाएंगे। अब ये ऊपर की तरफ ही क्या काम करती जाएंगी? ऊपर की तरफ क्या ऐसे काम करती जाएंगी। तो यहाँ से क्या हुआ? ये आउटर साइड की हैं। ये क्या है? आउटर साइड की। तो आउटर साइड की है तो ये आउटर साइड की तरफ क्या सेल्स बनाती जाएंगी और धीमे धीमे एक लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे। ये नीचे की बात कर रहे हैं इनर साइड। इनर साइड क्या है? ये यहाँ पर पैराइटल सेल इधर की साइड पे चलेंगे बाहर की तरफ, और इनर साइड में कौन सी चलेंगे? आपकी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। तो यहाँ पर इधर नीचे की तरफ चलेंगी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, तो यहाँ पर चलेंगी प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। तो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स क्या है? ये है। यहाँ पर एंटीक्लिनल डिविजन्स हुआ तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? तो इनर साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स वो क्या होती हैं? या लेयर्स बनाते, सेल्स बनते जाएंगे, वो लेयर बनेगी। लेयर या सेल्स एक ही बात। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मेरी आर्की स्पोरियल सेल्स हैं, ये है मेरी आर्की स्पोरियल सेल्स। आर्की स्पोरियल सेल्स, तो ये है मेरी आर्की स्पोरियल सेल्स। आर्की स्पोरियल सेल्स में मेरा पेरिक्लिनल डिविजन्स हुआ। धीमे धीमे क्या हुआ? पेरिक्लिनल डिविजन्स क्या? तो इसमें एंटीक्लिनल डिविजन्स जो आउटर साइड की हैं वो प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाएंगी, जो इनर साइड की हैं वो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर ये देख सकता हूँ, यहाँ पर
अब मैं बात करता हूँ आउटर साइड की। ये है आउटर साइड की सेल्स और ये है इनर साइड की। तो आउटर साइड की जो पैराइटल सेल्स हैं, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स, वो क्या करेंगे, वो धीमे धीमे करके आउटर की साइड पर, ठीक, इधर की साइड पर, ठीक, इधर की साइड पर, इधर की साइड पर, इधर की साइड पर, इधर की साइड पर, तो एंथर बाल बनाएंगे। तो ये क्या, एंथर की बाल बनाएंगे और धीमे धीमे करके क्या 4 लेयर्स बना लेंगे। तो ये धीमे धीमे करके क्या बना लेंगे, 4 लेयर्स। पहली होगी आपकी एपिडर्मिस, दूसरी होगी आपकी एंडोथीशियम, तीसरी होगी आपकी मिडिल लेयर, चौथी होगी आपकी टेपिटम की लेयर। तो ये है मेरा आउटर साइड। मैं आउटर साइड से इनर, तो ये मिलेगी सबसे बाहर, उसके अंदर ये मिलेगी, उसके अंदर ये मिलेगी, सबके अंदर ये मिलेगी। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो मेरी पैराइटल सेल्स हैं वो धीमी धीमी करके क्या, वो एंथर की बाल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये टू फॉर्म एंथर बाल। अब हम इससे देखते हैं धीमी धीमी कर क्या, ये 4 लेयर्स बना ली, 4 सेल्स बना ली इसमें। तो पहली मेरी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। तो इस प्रकार के सीक्वेंस में धीमे धीमे क्या ये फॉर्मेशन करने लगती हैं। स्पोरोजीनियस सेल्स को देखते हैं तो इससे क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे या पोलन मदर सेल्स बनेंगे, उससे माइक्रोस्पोर से क्या बाद में पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। तो पहले मुझे ये देखना है, उसके बाद मैं उसे देखूंगा। तो पहले हमें यहाँ पर ये देख गए कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ देखनी है ये। तो धीमे धीमे करके देखिए, उसने देखो बाहर वाली ये है लेयर एपिडर्मिस, पहले नंबर, सबसे पहले एपिडर्मिस बनाई, उसके बाद उन्होंने एंडोथीशियम बनाई, उसके बाद उन्होंने मिडिल लेयर्स बनाई। तो ये है मेरे पास एंडोथीशियम, ये वाली। अब ये वाली आ गई मिडिल लेयर्स, ये वाली आ गई मिडिल लेयर्स। अब मिडिल लेयर्स के बाद में ये देखिए ये है, ये है, ये। तो ये वाली क्या है मेरी, ये है टेपिटम सेल्स, ये है टेपिटम सेल्स, ठीक। तो हमारी ये 4 सेल्स बन गए। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमारी ये अंदर वाली है, हम इस वाली की बात करेंगे, ठीक है। ये है चौथी, ये तीसरी में आ गई है, ये दूसरी है और ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट है मेरी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मेरी फर्स्ट है। तो बाहर वाली जो फर्स्ट है, तो पहली बात तो जो प्रोटेक्टिव का ही काम कर रही है, क्योंकि वो सबसे बाहर है। तो हमारी किसी न किसी प्रकार से क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, हमें प्रोटेक्शन दे रही है। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये डिप्लॉयड नेचर की होती है, ठीक, स्पोरोफिटिक नेचर है इसका। ये सिंगल है, ये देखिए सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। तो ये क्या सिंगल आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ एंथर, ये एंथर की सिंगल है और उसकी आउटर मोस्ट सबसे बाहरी लेयर है। उसके अलावा देखते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, ये कहीं न कहीं हमारे एंथर को बहुत ज़्यादा क्या प्रोटेक्शन देती है। तो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये इसलिए क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। इन्वॉल्व इन डिहेसेंस प्रोसेस, जब मेरा एंथर्स मैच्योर हो जाएगा, उसमें पोलन ग्रेन्स निकलने लगेंगे, तो ये हेल्प करती है किसमें, डेहिसेंस में। तो इसका क्या होगा, स्फुटन होगा। तो ये डेहिसेंस में क्या है, डेहिसेंस के प्रोसेस में क्या है, ये शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं एंडोथीशियम, उसके बाद हम देखते हैं एंडोथीशियम। तो हम बात करते हैं एंडोथीशियम की। तो एंडोथीशियम की जो सेल्स होती हैं, जो लेयर्स है, वो मेरी दूसरी वाली लेयर्स है। तो पहली बात ये एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर्स है, ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। दूसरी बात ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर है क्या, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है अर्थात एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम सराउंडिंग्स, वातावरण से। एंड आफ्टर स्वेलन अप, जैसे ही वो धीमे धीमे क्या है वाटर को एब्जॉर्ब करती जाएगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती जाएगी, तो क्या स्वेल अप, और वो फूल जाएगी और लेटर देन ब्रस्ट हो जाएगी। जब ज़्यादा फूल जाएगी तो ब्रस्ट हो जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एंडोथीशियम है वो डेहिसेंस में भी हेल्प करता है।
यानी कि जब हमारे एंथर्स होते हैं, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स जैसे ही मैच्योर होंगे तैसे ही उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज ज़्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये डेहिसेंस में क्या करेंगे, हेल्प। तो ये भी डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। उसके अलावा जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उस पोलन ग्रेन्स को इधर से उधर स्प्रेड करने के लिए, फैलने के लिए, दूर पहुंचाने के लिए भी क्या ये हेल्प करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डिस्पर्सल में भी हेल्प है, पोलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। हम ये भी बात कह सकते हैं, कोई देखिए यहाँ पर मुझे इसकी सिंगल लेयर मिली है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर एंडोथीशियम की 2 लेयर्स मिलती हैं एंथर के अंदर में। यहाँ पर तो हम एक पढ़ें, लेकिन एक्सेप्शन में ये है कि 2 लेयर्स भी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कॉक्सिनिया इंडिका प्लांट की, अगर हम कॉक्सिनिया इंडिका प्लांट की बात करें तो इसका जो एंथर होता है, तो इसका जो एंथर है, एंथर की जो एंडोथीशियम है, एंथर एंडोथीशियम है, वहाँ पर क्या मिलेंगे, 2 लेयर्स। तो उसकी क्या मिलेंगे, 2 लेयर्स। तो मैं कॉक्सिनिया इंडिका प्लांट की बात करता हूँ तो ये मेरे एक्सेप्शन में आ जाता है। तो इस प्रकार के प्लांट है, वहाँ पर हमें एक्सेप्शन देखने के लिए इसके मिलते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं मिडिल लेयर्स। मिडिल, तो दे आर सिचुएटेड जस्ट बिलो एंडोथीशियम। तो हम ये बात कह सकते हैं जो मेरी मिडिल लेयर होती हैं, तो मैं मिडिल लेयर मेरी जस्ट एंडोथीशियम के नीचे जो मिलने वाली लेयर्स हैं उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, मिडिल लेयर्स। अगर बात करते हैं 2, 3, 4, तो ये 2 लेयर्स, 3 लेयर, 4 लेयर, 4 लेयर्स की एक स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ मुझे 3 से लेकर 4 लेयर्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं मिडिल लेयर्स में। उसके अलावा मैं देखता हूँ एफीमेरल नेचर। तो एफीमेरल नेचर की होती है, ये किसकी होती है, एफीमेरल नेचर। एफीमेरल नेचर का मतलब होता है इसका ड्यूरेशन क्या है, एक शॉर्ट टाइम स्ट्रक्चर है। इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन है बहुत ही ज़्यादा क्या, शॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा क्या है, शॉर्ट। यानी कि शॉर्ट टाइम स्ट्रक्चर से बहुत कम समय के लिए होने वाली संरचनाएं, टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट। तो मिडिल लेयर्स क्या होती है, ये नॉरिशमेंट को प्रोवाइड करती है। तो इसका काम क्या है, नॉरिशमेंट को प्रोवाइड करना। उसके बाद मेरी अगली आती है टेपिटम लेयर्स। उसके बाद आती है टेपिटम। तो दीज आर इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर्स होती हैं। एंड प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट। तो अगर मैं इस टेपिटम सेल्स को देखता हूँ तो टेपिटम सेल्स क्या, उस टेपिटम सेल से मुझे प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास टेपिटम लेयर्स, ये है मेरे पास टेपिटम लेयर्स। तो टेपिटम लेयर्स से लेकिन एक तो सबसे अंदर वाली है जो 4 वाली है, ठीक। अब मैं यहाँ पर इन्हें गौर से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये क्या, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट मिल रहा है, ठीक। और मुझे यहाँ पर क्या, न्यूक्लियस मिल रहा है। ये है मेरे पास क्या, न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट, यानी कि साइटोप्लाज्म कंटेंट भरा हुआ है। तो ये है मेरे पास टेपिटम के लेयर, यहाँ पर मुझे देखने के लिए न्यूक्लियस मिले और मुझे यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो तो इसमें क्या, मुझे यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म कंटेंट देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या, इनर मोस्ट लेयर है और प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ मिलता है। इट में भी ये हो सकती है मल्टी न्यूक्लिएट, इस प्रकार की सेल्स हो सकती है। उस सेल्स में बहुत अधिक क्या होंगे, न्यूक्लियस हो सकते हैं, यानी कि उसमें मल्टी न्यूक्लिएट 2 से अधिक, 3 भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट का मल्टी का मतलब होता है मोर। तो मुझे यहाँ पर अधिक न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसे हम पॉलीप्लॉइड कंडीशन भी कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मोर, अधिक। और उसके अलावा मुझे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन देखने की, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी हो सकते हैं और ये बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में सब बाई न्यूक्लिएट कंडीशन वो होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस हों एक सेल्स के अंदर में।
तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मैं साइटोप्लाज्म, ये मेरे पास एक सेल है, उस सेल के अंदर में ये है मेरा न्यूक्लियस, ये है मेरा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियर डिवीजन, तो इसमें यहाँ पर हो रही है न्यूक्लियर डिवीजन। तो मेरा इस न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो यहाँ पर क्या, मुझे केवल न्यूक्लियर डिवीजन देखने के लिए मिल रही है। सेल मेरे पास एक ही है, उस सेल में न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो एक न्यूक्लियस से मुझे दो न्यूक्लियस मिल गए, सेल एक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डू नॉट अकर साइटोकाइनेसिस, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म का कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुझे यहाँ पर केवल न्यूक्लियस की डिवीजन देखने के लिए मिल रही है, साइटोप्लाज्म की कोई डिवीजन यहाँ पर नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक सेल्स के अंदर में हमें दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, बाइन्यूक्लिएट कंडीशंस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टेपेटम हो सकता है वो हो सकता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में भी हो सकता है, उसके अलावा बाइन्यूक्लिएट कंडीशन में भी होता है। तो कुछ फंक्शंस देखते हैं हम टेपेटम के, फंक्शंस ऑफ टेपेटम। तो टेपेटम के फंक्शंस क्या हैं, टेपेटम के फंक्शन टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट, ये नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराता है टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स जो डेवलप हो रहे हैं धीमे धीमे, जिसका ओरिजिन हो रहा है, जो ग्रो कर रहे हैं, उससे ये क्या देगा, उससे ये नॉरिशमेंट देगा। तो टू प्रोवाइड नॉरिशमेंट फॉर टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स एंड टू फॉर्म्स कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, और ये क्या होता है, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन आते हैं विच हेल्प इन पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। तो ये इस प्रकार की कंपैटिबिलिटी प्रोटीन बनाती है। तो वो मेरी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन क्या होती है, वो हेल्प करती है पोलन और पिस्टल इंटरेक्शंस में, पोलन और पिस्टल इंटरेक्शंस में वो वहाँ पर हेल्प करेगी। एंड टू फॉर्म एंजाइम्स, और यहाँ पर किसी न किसी एंजाइम से क्या फॉर्मेशन होगा, जैसे सेल्यूलोज एंजाइम, पैक्टिनेज एंजाइम एंड। तो ये क्या करता है, ये कहीं न कहीं पे ये देखिए एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर रहा है, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। कंपैटिबिलिटी निर्माण क्या है, एक पोलन और पिस्टल, पोलन और पिस्टल के बीच में इंटरेक्शंस होती है। तो पोलन और पिस्टल के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शंस, ये है वो इंटरेक्शंस, यहाँ पर इंटरेक्शंस होती हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, उसके अलावा हम देखते हैं इसमें स्पोरोपोलिन का संश्लेषण भी होता है। ये रेस्पॉन्सिबल, यानी कि स्पोरोपोलिन के भी सिंथेसिस के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो ये इसका काम है, ये स्पोरोपोलिन का भी सिंथेसिस करता है। सर स्पोरोपोलिन क्या है, क्या तो स्पोरोपोलिन क्या है, स्पोरोपोलिन की अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोपोलिन जो है ये मोस्ट रेजिस्टेंट एंड हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है। ये इस प्रकार का हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है कि इसके ऊपर आप कुछ भी है का, किसी का भी, जब तो कोई एंजाइम से या कोई आप हार्ड, बहुत ही हार्ड कंडीशन का आप एसिड डाल दो, उसका भी कोई हाई एल्काली, इसका भी कोई टेम्परेचर नहीं है, उसके अलावा हाई टेम्परेचर, तो इस चीज़ का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंट कवर बना लिया है स्पोरोपोलिन का, एक रेजिस्टेंट क्या बना लिया है, हार्डेस्ट सबस्टेंस, एक पदार्थ बना लिया है जिसमें इनका यानी कि एंजाइम्स, एसिड्स, एल्केली एंड टेम्परेचर, इस टेम्परेचर का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, ये रेजिस्टेंस बनी है। एंड स्पोरोपोलिन्स क्या करती है, स्पोरोपोलिन्स क्या करती है, स्पोरोपोलिन्स टू फॉर्म्स बनाती है एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स जो होता है, ये है पोलन ग्रेन्स, उस पोलन ग्रेन्स की ये होती है एग्जाइन्स। तो पोलन ग्रेन्स की एग्जाइन्स को क्या ये बनाता है। तो स्पोरोपोलिन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है उस पोलन ग्रेन्स की जो एग्जाइन है, एग्जाइन जो बाहरी होती है, आउटर लेयर होती है, एग्जाइन बहुत हार्डेस्ट होती है, उसका क्या करता है, उसका फॉर्मेशन करता है। तो ये उस चीज़ का क्या करेगा, फॉर्मेशन। उसके अलावा हम देखते हैं
और ये टैपेटम क्या करता है, एंड टू फॉर्म्स पोलन किट, येलो स्टिकी लेयर, ये पोलन किट भी बनाता है, विच आर प्रेजेंट एबव एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ये पोलन किट बनाएगा, जो येलो स्टिकी लेयर होती है वो पोलन ग्रेन्स के जो एक्साइन्स होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ये है पोलन ग्रेन्स और ये है इसकी एक्साइन्स, ठीक। तो इसकी एक्साइन्स के ऊपर क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी, क्या, पोलन किट, पोलन किट। तो पोलन किट प्रेजेंट होती है इस एक्साइन पर, यह क्या मेरी एक्साइन किसकी है, ऑफ पोलन ग्रेन्स, ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो यह है मेरी पोलन ग्रेन्स की एक्साइन्स, उसके ऊपर क्या, एक पोलन किट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार से ये है, इसका फॉर्मेशन कर देता है। अब बात करता हूँ माइक्रो स्पोरोजीनियस सेल्स की। अब जो मैं माइक्रो स्पोरोजीनियस सेल्स हैं, ये वाली हैं, ये वाली माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। तो दीज आर प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसकी सम सेल्स आफ्टर डिफरेंशिएशन, इसकी कुछ सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या डिफरेंशिएट होने लगती हैं, वो धीरे धीरे क्या डिफरेंशिएट होने लगती हैं, और जब वो धीरे धीरे डिफरेंशिएट होंगी तो क्या बनाएंगी, वो बनाती हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू या पोलन मदर सेल्स। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाते हैं, तो स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है, उसकी कोई भी सेल्स है उसी को हम क्या कहते हैं, पोलन मदर सेल। ईच सेल यानी कि कोई भी सेल्स है उसे हम क्या कहेंगे, पोलन मदर सेल। तो मान लीजिए ये है मेरे पास पोलन मदर सेल्स, इस पोलन मदर सेल्स में देखते हैं डिप्लॉयड है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले म्यूसिस फर्स्ट होगी, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो प्रत्येक पोलन मदर सेल्स है, पोलन मदर सेल्स में सबसे पहले मेरे पास एक म्यूसिस होगी, उस म्यूसिस में 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। पहली बार म्यूसिस हुई तो 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गई। अब इसमें फिर दोबारा से म्यूसिस हुई तो मेरे पास 2 से कितनी बन गई, 4। तो ये चारों क्या है, हैप्लॉइड है, चारों क्या है, हैप्लॉइड। तो 4 माइक्रोस्पोर ये बन गई, ये देखिए 4 माइक्रोस्पोर्स बन गई मेरी ये। तो ये क्या है, हैप्लॉइड। 4 है तो हम इसे कह देते हैं टेट्रा, जॉइंट विद कैलोस। ये एक कैलोस के साथ में जुड़ी हुई थी। कैलोस एक इस प्रकार का एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कैलोस के साथ में क्या होती है, जुड़ी हुई, कैलोस के साथ में। कैलोस एक चिपचिपा पदार्थ हो। तो ये है मेरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। तो इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को मतलब क्या, माइक्रो मतलब स्पोर और स्पोरो मतलब स्पोर और जेनेसिस का मतलब टू मेक फॉर्म। तो यहाँ पर जो है क्या बहुत छोटे छोटे हमें स्पोर्स बनते हैं। तो ये है मेरे पास कोई पोलन मदर सेल्स। तो पोलन मदर सेल्स क्या है, पोलन मदर सेल्स में मेरे पास क्या हुआ, म्यूसिस हुई, म्यूसिस से 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गई, ठीक, 2 क्या बन गई, हैप्लॉइड सेल्स। अब इसमें फिर म्यूसिस हुआ, अब मेरे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई, जिसे कहते हैं 4 माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड टेट्राड। तो मेरे पास क्या हुआ, 4 माइक्रोस्पोर सेल्स बन गई। तो ऐसे करके धीमे धीमे क्या हुआ, मेरे स्पोरोजेनेसिस में यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर सेल्स बनेंगी जो कि हैप्लॉइड है और एक टेट्राड कंडीशन है जो आपस में एक कैलोस के द्वारा चिपकी हुई रहती हैं। कैलोस क्या है, एक प्रकार का इसका केमिकल्स है जिसके द्वारा कैलोस के द्वारा क्या है, वो चिपकी हुई हैं। तो ये कैलोस के द्वारा चिपकी होती हैं। आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे की क्लास में आगे स्टेप्स को हम तृतीय क्लास में देखेंगे, तीसरी क्लास में देखेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स को हम इसी प्रकार से समझते हैं और इसी प्रकार से हम चलते हैं।